अध्याय फर्स्ट, कक्षा 9th, साइंस। हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? प्रकृति में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान तथा आयतन हो, वे सभी वस्तुएं कहलाती है। उदाहरण: नमक, पत्थर, रेत, शहद, टेबल आदि। यानी जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं हम अपने आसपास में देखते हैं वे सभी पदार्थ हैं। पदार्थ की मुख्य विशेषताएं। अपन क्या देखकर कह सकते हैं कि ये पदार्थ है? पदार्थ की मुख्य विशेषताएं हैं: पदार्थ या द्रव्य छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान उपस्थित होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन हम मेनली 3 अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ते हैं: ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ठोस अवस्था के बारे में। ठोस किन्हें कहते हैं? ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? ठोस कौन सी अवस्था होती है? इनकी क्या विशेषताएं होती है और कैसा इनका डायग्राम होता है? बात करते हैं ऐसे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित हो, ठोस कहलाते हैं। टेबल, दीवार, कागज, बोतल, पत्थर, खिड़की, यानी जिनका आयतन और आकार निश्चित हो वो सब ठोस कहलाते हैं। अब बात करते हैं ठोसों की विशेषताएं। इनका आकार निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, यानी जिस पात्र में लेते हैं ये जितना इनका आकार होता है वैसे ही दूसरे पात्र में भी इनका आकार होगा, है ना। आकार नहीं बदलता। और निश्चित आयतन होता है, यानी 1 लीटर द्रव है तो 1 लीटर ही रहेगा। कठोर अर्थात कणों के मध्य रिक्त स्थान अत्यंत कम होने के कारण ये कठोर होते हैं, है ना। कठोर क्यों कहते हैं इनके? क्योंकि इनके जो कण होते हैं उनके मध्य रिक्त स्थान अत्यंत कम होता है। निश्चित विमाएँ होती है। निश्चित विमाएँ मतलब निश्चित किनारे होते हैं इनके, और ये असंपीड़े होते हैं। असंपीड़े का अर्थ है इन्हें दबाया नहीं जा सकता, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल अत्यधिक होता है, जिस कारण ये ठोस बनते हैं, है ना। इनके कण आकर्षण बल के कारण अत्यधिक पास आ जाते हैं। ठोस का डायग्राम देख सकते हैं। फिर आती है अपनी द्रव अवस्था। द्रव किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है ना, उन्हें द्रव कहते हैं। यानी इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, उन्हें अपन द्रव कहते हैं। अल्कोहल हो गया, पानी हो गया, पेट्रोल, नींबू पानी, ये सभी द्रव पदार्थ हैं। ये द्रव की अवस्था है जिन्हें आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। यानी 1 लीटर अगर पानी है तो दूसरे बर्तन में लेंगे तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा। और आकार अनिश्चित होता है, यानी जिस पात्र में लेते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इनका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने पढ़ लिया था द्रव। अब बात करते हैं द्रव की विशेषताओं के बारे में। पहला है इनका आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है, जिस पात्र में लेते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। दूसरा, इनका आयतन निश्चित होता है ना। आयतन जैसे 1 लीटर कोई द्रव है तो वो दूसरे पात्र में लेने पर भी 1 लीटर ही रहेगा। फिर आता है जिस पात्र में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आता है द्रव के कणों के मध्य रिक्त स्थान होने से बहने का गुण पाया जाता है। कणों के मध्य रिक्त स्थान होने से कण गति करते हैं और कण गति करने से उनमें बहने का गुण पाया जाता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न का गुण पाया जाता है। ठोसों के मुकाबले आकर्षण बल कम होता है। जो कण होते हैं द्रव के कणों के मध्य, ठोसों की अपेक्षा आकर्षण बल कम होता है। द्रव में विस्तरण का गुण पाया जाता है। विस्तरण किसे कहते हैं? विस्तरण कहते हैं पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, उसको विस्तरण कहते हैं। यानी आप ये मान सकते हो कि जिस ओर पदार्थ की मात्रा ज़्यादा है उस ओर से पदार्थ जिस ओर कम है उस ओर गति करता है। फिर बात करते हैं गैस। गैस किसे कहते हैं? पदार्थ की तीसरी अवस्था है। अपन ने 2 अवस्था पढ़ ली है, ठोस और द्रव। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था के बारे में। तीसरी अवस्था ऐसे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, उन्हें अपन गैस कहते हैं, गैस कहलाते हैं। फिर आता है इसके एग्जाम्पल। तो गैस के एग्जाम्पल होंगे O2 यानी ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन, N2 नाइट्रोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, He हीलियम और CNG और LPG दोनों गैसें, ठीक है। अब बात करेंगे अपन गैस की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अपन ने पढ़ा था कि गैस किसे कहते हैं? जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, उन्हें अपन गैसीय पदार्थ कहते हैं। अब बात करते हैं गैसीय पदार्थ की विशेषताओं के बारे में। पहला है आकार व आयतन अनिश्चित होता है। कणों के मध्य रिक्त स्थान सर्वाधिक होता है। कणों के मध्य बहुत कम आकर्षण बल पाया जाता है। बहने का गुण भी सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि इनके मध्य रिक्त स्थान होता है और दुर्बल आकर्षण बल होता है। कण दूर दूर होते हैं, अगर दूर दूर हुए तो कण क्या करेंगे? गति करेंगे। इसी कारण इनमें सर्वाधिक बहने का गुण पाया जाता है। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की। यानी जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? पहला है संगलन। संगलन, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। संगलन यानी जैसे बर्फ का जल में परिवर्तन। बर्फ जब ठोस अवस्था में होता है,
जब उसको तापमान दिया जाता है, हीट किया जाता है, तो वो जल में परिवर्तित हो जाता है। तो उस अवस्था को कहते हैं अपन, उस रूपांतरण को संगलन कहते हैं। संगलन की परिभाषा इस प्रकार हो जाएगी, ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन संगलन कहलाता है। फिर आता है वाष्पन। द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं। यानी जो जल होता है वो जल जब वाष्प बन जाता है वही वाष्पन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपन ने पदार्थ की 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया था, संगलन यानी पदार्थ की ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में रूपांतरण संगलन कहलाता है, और पदार्थ की द्रव अवस्था का गैसीय अवस्था में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। ये 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया। अपन अब तीसरी अवस्था पढ़ने जा रहे हैं, यह है संगनन। संगनन किसे कहते हैं? गैसीय अवस्था का द्रव अवस्था में परिवर्तन संगनन कहलाता है। जैसे जलवाष्प का जल में परिवर्तन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब आप सब्जी वगैरह बनाते हो, दाल वगैरह, तो उसके ऊपर ढक्कन। तो चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो तापमान दिया जाता है उस तापमान को अपन गलनांक कहते हैं। ठोस को द्रव में बदलने के लिए जो तापमान दिया जाता है, किस पर? वायुमंडलीय दाब पर। जैसे बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तापमान की इकाई केल्विन या डिग्री सेल्सियस होती है। यहाँ पर के केल्विन है और सी डिग्री सेल्सियस का प्रतीक है जो तापमान की इकाई है। फिर आता है क्वथनांक। क्वथनांक किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब पर द्रव को गैस में बदलने के लिए जो तापमान दिया जाता है उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। यानी द्रव का उबलना ही क्वथनांक कहलाता है। अगर सोल्ड फॉर्म में आप याद रखना चाहते हो तो द्रव का उबलना, वायुमंडलीय दाब पर द्रव का उबलना क्वथनांक कहलाता है। जैसे जब द्रव उबलता है तो वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, अपनी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर द्रव को गैस में बदलने के लिए जो तापमान दिया जाता है उस तापमान को अपन क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब अपन बात करते हैं शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 को अपन शुष्क बर्फ कहते हैं। फिर आता है वाष्पीकरण। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जब अपन द्रव को गर्म करते हैं तो वो जो द्रव के कण होते हैं वो वाष्प गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे ही अपन वाष्पीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि क्वथनांक से कम तापमान होना चाहिए। क्वथनांक वाष्पीकरण, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, अपना फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें इस अध्याय का अपना अंतिम टॉपिक है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण पढ़ लिया था अपन ने, है ना। द्रव का गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। यानी क्वथनांक से कम ताप पर जो द्रव पदार्थ है वो गैसीय पदार्थ में बदल जाता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक है ना, जिनमें है सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता में कमी और वायु की गति। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में आप कपड़े को सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं। फिर आता है तापमान में वृद्धि। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जो कण होते हैं, गैस के कण होते हैं, वो दूर दूर होकर गति करते हैं, उनकी गति बढ़ जाती है, इस कारण वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आप जो एरो बना रखा है उससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है, और जो नीचे की ओर आ रहा है वो जो घटने की ओर संकेत कर रहा है ना। चौथा है वायु की गति। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। जैसे अगर आपको जल्दी जल्दी कपड़ा सुखाना है तो आप क्या करेंगे? हवा में उन्हें फैला देते हैं, हवा और तापमान में, है ना, धूप में, जिससे क्या होता है? कपड़े जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, है ना। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है और उनका क्या उपयोग है। ठीक है दोस्तों, और जो इनके नोट्स हैं PDF फॉर्मेट में मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छे से आप नोट्स को अपने जो नोटबुक है साइंस की उसमें लिख लीजिए और अच्छे से याद करिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।